वरिष्ठ पत्रकार और राष्ट्रपति के प्रेस सचिव अजय सिंह जी आज हमारे साथ हैं। आपकी जो जर्नलिस्टिक करियर वह 4 दशक से भी ज़्यादा लंबा हमारे साथ है। जो उनके अनुभव रहे, जो उनके पूरे इस जर्नलिज्म के करियर के दौरान, या फिर 2019 से जिस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं राष्ट्रपति के प्रेस सचिव के तौर पर, वो अपने आप में एक बड़ा अनुभव है। आपकी ये किताब ही हाल ही के महीनों में आई, मोदी द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू बीजेपी, कैसे उन्होंने पार्टी को ट्रांसफॉर्म किया, इस पर है। सर, सबसे पहले तो जो है आपको बधाई देता हूँ, जो आपकी किताब जिसकी इतनी चर्चा हुई और मोदी जी के संगठन कौशल को लेकर है। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि किताब को आए तो 2 साल से ज़्यादा हो गया। जी। लेकिन उसकी चर्चा जो है, जब भी हम ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की बात करते हैं उनकी, उस पर वो रेफर की जाती है और एक काफ़ी स्कॉलरली वर्क है। मैं पहले तो आपसे यही समझना चाहता हूँ कि मोदी जी के इस पूरे के पूरे जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल को समझने की आपकी जो शुरुआत हुई, वो कैसे हुई थी? बीजेपी का जो संगठन का ढांचा है वो दरअसल मैं जब दिल्ली में आया तो मुझे बीजेपी बीट असाइंड हुई एज रिपोर्टर, और बीजेपी को मैं एकेडमिकली भी समझना चाहता था कि पार्टी का संगठन का स्ट्रक्चर क्या है, संगठन कैसे बनता है। और जितना मैं वो समझता गया उसमें लगता था कि वो कहीं पे जाके रुक जाता था। आपको हम बताएं, होता ये था कि उस समय 1990 के टाइम में जो बीजेपी के एग्जीक्यूटिव्स होते थे, जो राष्ट्रीय इनका वो अधिवेशन होता था, उसमें हमेशा ये कहा जाता था कि बीजेपी की ज्योग्राफिकल एक कहीं जाके रुक जाता है, लिमिटेशन आ जाती हाँ, है। वो कहीं पे जाके रुक जाता है, यानी क्रॉस विंध्या नहीं जाएगा जी। या कर्मनाशा के क्रॉस नहीं जाएगा, यानी बिहार पे भी रुक जाता था। तो और मेरे ख्याल से उसमें ब्राह्मण बनियों की पार्टी भी एक था, लेकिन वो ब्रेक हो चुका था 91 में वो ब्रेक हो चुका था, क्योंकि यूपी में बीजेपी आ चुकी थी। बिल्कुल। और दूसरा मध्य प्रदेश में तो ये सही नहीं था, तो वो हमारे ख्याल से वो रॉन्ग इम्प्रेशन शुरू से था। तो हम संगठन समझना चाहते थे, संगठन के डायनामिक्स, और आपको याद होगा कि वो मंदिर वाला फेज था और ओबीसी रिजर्वेशन वाला भी फेज था। मंडल और मंदिर साथ चल रहा था। मंडल ने बीजेपी को इम्पैक्ट किया था जी। तो हम वो समझना चाहते थे, और ये हमें भी लगता था कि ये ऑर्गेनाइजेशनल जो एक्सपेंशन है वो कहीं जाके रुकता है। बिल्कुल। लेकिन जब 2014 का इलेक्शन हुआ तो एक्सपेंशन एकदम से टूट गया। बिल्कुल, रिकॉर्ड एक बना, मतलब हाँ, वो मतलब वो हम अगर पत्रकार के रूप में आप पूछें तो हमें ये नहीं लगता था कि अपने आप बीजेपी मेजॉरिटी सत्ता में आ पाएगी, जो इस तरह से फुल मैंडेट के साथ आएगी। तो वो जब हुआ तो हमें लगा कि इसको हमें सोचना चाहिए कि ये कहाँ कैसे ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन हुआ, और उसमें जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं या अनकन्वेंशनल मेथड्स हैं वो क्या है। तो उससे हमारा शुरुआत हुआ, और चूंकि उस समय मोदी जी यहाँ पे बीजेपी के सेक्रेटरी हुए थे, फिर जनरल सेक्रेटरी हुए थे, और कई स्टेट्स उनके पास थे। ये मुझे लगता है वो फिर वो था जब 95 में वो गुजरात से निकलकर दिल्ली आए। जी वही, मैं 95 में मैं भी आया था यहाँ पे। जी, दोनों एक ही साथ एक तरह से। हाँ, 95 में मैं आया था, और मेरी बुक में अगर आप पढ़े तो वो उनकी भेंट भी बड़ी अजीब सी थी। वो एग्जीक्यूटिव का एक वो था, तो मैं उनसे रिपोर्टर के तौर पे ऐसे ही बात करने चला। बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव थी पार्लियामेंट में, एनेक्सी में। तो उसमें मैं बात करने लगा, और फिर जिस स्टेट पे ये जाते थे तो मैं वहाँ पे जाता था रिपोर्टिंग के लिए। फिर मैं देखता था कि किस तरह नए लोगों को इन्फ्यूज़ करना, नया ब्लड इन्फ्यूज़ करना ऑर्गेनाइजेशन में, नए टैलेंट्स को लाना, ये सब कैसे होता था। तो उसी पे हमें लगा कि एक अटेम्प्ट होना चाहिए लिखने का। हम श्योर है कि हमने तो एक अटेम्प्ट किया है, इस तरह के और भी अटेम्प्ट्स होंगे। आप सब लोग अब ज़्यादा जानते होंगे, तो आप लोग का अटेम्प्ट ज़्यादा अच्छा होगा।
ये बताइए कि जब आपने करियर की शुरुआत की और मेरे ख्याल से पटना काफी समय आप रहे, फिर लखनऊ आए, तो मतलब वो जो मंडल एजिटेशन का भी एक बड़ा हब पटना था, कमंडल की पॉलिटिक्स जो लखनऊ बड़ा हब था, और फिर वहां से आप दिल्ली आए जब आपने इस पूरे पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन को देखा, एक दौर जहां पर की कांग्रेस इतनी रॉक सॉलिड थी, वहां से यूनाइटेड फ्रंट वगैरह वाले एक्सपेरिमेंट या जो ये संयुक्त दलों वाली या जो गठबंधन सरकारें आई, और उसके बाद से ये फुल मैंडेट वाली सरकार, और जिसमें एक तरह से कह सकते हैं कि अब पिछले 6 साल से जो आपकी भूमिका है उसमें देश के जो टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के अंदर बैठकर आप चीजों को देख रहे हैं, ये जो पूरा इंडियन पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक तरह से जो हुआ है, मंडल कमंडल से लेकर इस तरीके की एब्सोल्यूट मैंडेट तक, जिसमें कि डेवलपमेंट एक सेंट्रल थीम के तौर पर उभर कर आया है, इस चेंज को कैसे आप देखते हैं? देखिए 85 में जब मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन किया था तो यूपी में उस समय की राजनीति थोड़ी डिफरेंट थी। वीर बहादुर सिंह का शासन था, एनडी तिवारी आ गए थे 84 रॉयट्स के बाद। तो कांग्रेस का डोमिनेंस इतना ज़्यादा था कि कहीं लगता ही नहीं था कि कांग्रेस को रिप्लेस पार्टी कर पाएगी, रिप्लेस ये हो सकती है। और जब मैं बिहार गया तो बिहार में उस समय तक लालू आ गए थे जी। लालू जी उस समय तक सीएम हो गए थे और वीपी सिंह का इमरजेंस हो चुका था। तो उस समय तक मंडल शुरू हो गया था, लेकिन मंडल को इतना ज्यादा मतलब ऐसा नहीं लगता था कि उसका असर यूपी में भी है और बाकी जगह भी है। हाँ, वीपी सिंह ने जैसे ही मंडल 89 के बाद वाला वो फेज आया तो उसमें ये जरूर था कि कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस ज्यादा बढ़ी। बिल्कुल। लालू जी ने उस कॉन्शियसनेस को कैश इन किया जी, और कंसोलिडेट किया, और इसीलिए आपने देखा होगा कि वो काफी दिन तक रहे। लेकिन वो बिहार का बड़ा खराब फेज था क्योंकि उसमें एक तरह से पॉलिटिक्स को हल्का करना, लुम्पेनाइज करना, ये सब शुरू हो गया था। तो वो एक फेज था जो कि हमने देखा। इकोनॉमिक टाइम्स में मैं था वहाँ पे, और फिर मैं वहाँ से फिर आनंद बाजार के साथ लखनऊ फिर आ गया। लखनऊ से फिर मैं दिल्ली आया 95 में। तो वो इंटरेस्टिंग दौर था, इसमें कोई शक नहीं है कि वो काफी उसी समय अगर इंदर शाह ने केस आया था। जी बिल्कुल। और बैकवर्ड रिजर्वेशन एक तरह से उसकी एक्सेप्टेबिलिटी पूरी हो गई थी। मुझे याद है कि वीपी सिंह जी से हम लोग जाते थे मिलने जी। तो वीपी सिंह जी से एक बार मैंने पूछा कि ये बताइए कि ये जो बैकवर्ड रिजर्वेशन आपने किया था तो इसके नेचुरल लीडर आप नहीं हो सकते थे, कोई बैकवर्ड लीडर ही होता। तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे पता था, मुझे इस बात की जानकारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये इतना जरूरी था कि इसको होना ही था। तो ये वो बोलते थे। ये बताएं कि आपका पैतृक गांव उसी जिले में पड़ता है जिस जिले से देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए और देश के पहले राष्ट्रपति बने, सिवान। कभी दिमाग में था कि जो ये जो जर्नलिज्म की जो शुरुआत है आपने लखनऊ और उसके बाद पटना और फिर वहां से दिल्ली जब आए, कि अपने एक तरह से कह सकते हैं जो एक लंबा समय बिताने के बाद से जो देश की जो टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस जो है, जो राष्ट्रपति हैं, उनके प्रेस सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगे, और ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन जो रहा वो आपके लिए पर्सनली कैसा रहा? हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन था ही, क्योंकि सच बताएं तो प्राइवेट नौकरी हम लोग करते रहे और अखबारों में या टीवी चैनल्स में या डिजिटल बाद में आ गया प्लेटफॉर्म, फर्स्ट पोस्ट में थे इसी ऑर्गेनाइजेशन में। बिल्कुल। तो यहीं से आप गए? यहीं से राष्ट्रपति तो ऑफिस। जी, तो फर्स्ट पोस्ट में थे। तो ये वाले एक्सपीरियंस अलग थे। जब मैं सरकार में गया तो सबसे पहले तो मुझे सूट पहनना सीखना पड़ा, अदरवाइज मुझे नहीं आता था, मैं सूट नहीं पहनता था। तो फिर वहाँ पे ये हो गया कि वहाँ तो आपको रहना ही है, तो उसकी एक अपना प्रोटोकॉल है जिसकी वजह से हमें वो सीखना पड़ा, और फाइल के मूवमेंट्स हमें नहीं मालूम थे, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए भी नई थी।
और फॉरेन डेलीगेट से मिलना या उनसे बात करना, तो ये सारे एक्सपोजर्स जो थे, शायद हम उस तरफ रहते तो नहीं मिलता, इस तरफ थे तो कई चीज़ें मिली जो कि हमारे लिए नहीं थी। अभी तक आप दो राष्ट्रपति को सर्व कर चुके हैं। जो पहले राष्ट्रपति जिनको आपने सर्व किया, वह अगर भारत की जो सामाजिक संरचना अगर देखें तो दलित पृष्ठभूमि से थे और देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। दूसरी तरफ जो अभी आप जिस राष्ट्रपति को सर्व कर रहे हैं वो महिला भी हैं और खुद आदिवासी समुदाय से आती हैं। आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति के सर्वोच्च आसन पर बैठने वाली पहली महिला हैं, पहली आदिवासी हैं। जो भारत में जो ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोग कहते हैं, जो सोशल एम्पावरमेंट जो हम कहते हैं, तो इसका भी एक बड़ा रिफ्लेक्शन माना जा सकता है जो कि पिछले 10 साल में ये देखने को मिला। खासतौर पे 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसमें प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे और उसके बाद से जब फर्स्ट गिवन अपॉर्चुनिटी जो मिली, उसमें जो है नरेंद्र मोदी ने देश को पहला एक तरह से दलित राष्ट्रपति दिया और अब जो है सो ट्राइबल प्रेसिडेंट। इसको आप किस तौर पे देखते हैं? देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन हर जगह पे हो रहा है और मैं ये बता दूं आपको कि किसी भी राष्ट्रपति के साथ काम करना, जो व्यक्ति काम कर रहा है ये उसका भाग्य होता है, भाग्यशाली होगा जो जिसको राष्ट्रपति के साथ एसोसिएशन का मौका मिलेगा। तो मैं भाग्यशाली हूँ कि दो राष्ट्रपति जी के साथ हमने काम किया। दूसरा, राष्ट्रपति, आप सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में देखना एक उचित है, लेकिन हमारे ख्याल से राष्ट्रपति इतना बड़ा पोस्ट है संविधान का कि उसको किसी प्रिज्म से देखना ठीक नहीं होगा। इसका हम एक आपको किस्सा बताते हैं। पुराने राष्ट्रपति थे, तो किसी एक अखबार ने उनके ऊपर कुछ लिख दिया था जी। और बड़ा अभद्र टिप्पणी थी, एकदम अमर्यादित अमर्यादित थी, तो हमें खराब लगा। फिर हमें ये पता चला कि किसी ने शेड्यूल कास्ट एक्ट के तहत उस पे बिहार में केस किया है। उनको पता चला तो वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा, मैं भारत का राष्ट्रपति हूँ जी, मुझे किसी कास्ट प्रिज्म से आप मत देखिए, ये ठीक नहीं है। तो कोई भी जो उस ओहदे पे होता है ना, उसको इस प्रिज्म से देखना शायद ठीक नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि ट्रांसफॉर्मेशन जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 10 साल में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये लाइफ के कई फील्ड में, सामाजिक जीवन के कई फील्ड में आपको देखने को आएगा, और वो एक अच्छी चीज है, वो होना चाहिए। 1985 के आसपास करियर की आपने शुरुआत की और जो है हम लोग 2025 में बैठ के चर्चा कर रहे हैं। एक पूरा 40 साल का ये स्पैन हम कह सकते हैं। बहुत सारी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज बड़े ही डाइवर्स नेचर की अक्रॉस द पार्टी लाइन जो है रही होंगी, जिनसे आपका इंटरेक्शन रहा होगा। कई सारे ऐसे मेजर पॉलिटिकल कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में निजी तौर पे जानता हूं कि जिनसे आपकी दोस्ती बड़ी मशहूर रही है। नीतीश कुमार जो है, जो बिहार के मुख्यमंत्री, एक तरह से रिकॉर्ड ही बना रहे हैं। ये जो अलग अलग जो पर्सनालिटीज थी, इनके जो कुछ पर्टिकुलर ट्रेट्स जो आपको लगते होंगे, जो बहुत ज्यादा कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आए और जो कि बड़े लोगों को गुदगुदा देते हैं, जो कि आपको देखने को मिला इन 40 साल में। नहीं, देखिए, ये लोग इतने बड़े हैं कि इनके पर्सनालिटी को एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर था कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिनसे बात करके ये ना लगता हो कि आप कुछ सीखते हैं। मतलब अगर आप थोड़ी देर भी बात करते थे, जैसे मान लीजिए आडवाणी जी से या किसी भी जो बड़े नेता थे, वीपी सिंह से अगर आप बात कर रहे हैं, तो आपको ये लगता था कि आप एजुकेट हो रहे हैं। चंद्रशेखर जी के पास मैं जाता था तो उनसे बात करना ट्रीट होता था, जॉर्ज साहब से। तो ये जरूर था कि इन लोग से बात करके एक एजुकेशन मिलती थी और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव मिलता था, जो कि नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उन लोग के एक्सपीरियंस इतने होते थे और शार्पनेस बहुत होती थी। तो हम तो कई बार ऐसा होता था कि जैसे मुझे एक किस्सा याद है कि आपको याद होगा कि जेएमएम केस हुआ था। बिल्कुल, जेएमएम ब्राइबरी केस। जी, जेएमएम केस हुआ था। तो उसमें
जेएमएम नहीं हुआ था, ये हुआ था हर्षद मेहता वाला। हर्षद मेहता स्कैम, जी जी, तो प्रतिभूति हाँ घोटाला जो उस हाँ समय हिंदी के हाँ, अखबार छपे। नरसिम्हा राव के खिलाफ उस समय एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आया। तो कल्याण सिंह जी उस समय सीएम नहीं थे और शायद यूपी में गुप्ता जी थे? नहीं, गुप्ता जी नहीं थे। वो उस समय शायद ये गवर्नर्स रूल था। अच्छा, गवर्नर सूट ये था, जी 92 के बाद जी की जी बात जी है। जी, वो जो बाबरी मस्जिद विध्वंस के हाँ बाद, हाँ, उसके जी बाद जी, की बात है। तो कल्याण सिंह जी के यहाँ मैं ऐसे ही चला गया और ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है। तो जबकि उनकी पार्टी नहीं थी, कल्याण सिंह जी अपने रूम से निकले और पूछे कि अरे कैसे आए। तो कहा कि साहब ऐसे ही घूम रहे थे तो सोचा कि आपको तंग करें, ये बताइए कि क्या होगा। तो क्या, देखिए आप लिख के रख लीजिए। और फिर उन्होंने एक एक स्टेप बता दिया कि ये होगा, CWC में रिजोल्यूशन होगा, रिजोल्यूशन जो है वो एथराइज कर देगा प्राइम मिनिस्टर को कि वो जो चाहे डिसीजन ले, और उसके बाद वोट हो जाएगा, वोट के बाद कुछ नहीं होगा। अच्छा, और हम लोग को लग रहा था पता नहीं क्या होगा। जब लौट के आए तो आपको बता दें कि वही स्क्रिप्ट हुआ। ये जो समझ है ना जी, ये शायद हमें लगता है कि पत्रकारिता में हम लोग को लगता है हो नहीं पाता है। जो एक्टिव पॉलिटिक्स में होता जो है, लोग हैं और जिनकी जो समझ उनकी होती है। समझ ज्यादा, बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। हम लोग करंट प्राइम मिनिस्टर की बात करें, मोदी जी की, 95 से आप रेगुलर उनसे इंटरेक्ट करते रहे हैं। इनकी पर्सनालिटी का वो कौन सा ट्रेट है जो कि आपको सबसे अधिक आकर्षित करता है, जो कि नॉर्मली अदर पॉलिटिशियंस में नहीं पाई जाती है? क्या होमवर्क, डिटेलिंग, फोकस? देखिए, मैं अभी जिस रोल में हूँ उसमें अपने प्रधानमंत्री के बारे नहीं, में बताओ, कोई, प्रधानमंत्री हाँ, नहीं, जो जब मैं एक लेकिन संगठन में जब वो काम कर लेकिन रहे थे। हाँ, जैसे पत्रकार के रूप में जी हमने जो देखा है और जिस पे हमने लिखा भी है, जी, इसी संदर्भ में वो, कर। हाँ, वो उनकी संगठन की क्षमता या कई स्टेप्स आगे चीजों को समझने की क्षमता, वो आप हमसे ज्यादा जानते होंगे क्योंकि आप अहमदाबाद में उस समय थे। और अगर आप याद करिए तो अहमदाबाद में वो जो यात्रा थी, जी, गौरव जिसका, यात्रा। हाँ, गौरव यात्रा नहीं, ये जो हम जगन्नाथ यात्रा, जी, रथ यात्रा जो हम रथ लोग हैं, जी, यात्रा जो जो एनुअल शुरू, कैलेंडर का पार्ट हाँ, है। यस, जो शुरू की थी, बिल्कुल, वो, या उसके बाद वाइब्रेंट जी, वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टर जब, समिट, जी, हाँ, अच्छा, वाइब्रेंट जब शुरू हुआ तो लोगों ने कहा ये क्या है, बिल्कुल, और वो उसको शेयर प्रोपेगेंडा के तौर पे देखा गया था। कोई समझ ही नहीं बिल्कुल, पाया। और वाइब्रेंट आज के दिन एक सिग्नेचर इवेंट बन गया है जिसको पूरे इंडिया देश का, ने अडॉप्ट कर लिया, हर राज्य, हर पॉलिटिकल पूरे पार्टी। इंटरनेशनली। बिल्कुल, मतलब आप डावोस के तर्ज जी, पे देखिए तो इंडिया में अगर कोई सम्मेलन उस समय भी होता था 14 के पहले, तो वही होता था, वही रेफरेंस पॉइंट वही था, रेफरेंस पॉइंट था। तो ये जो चीजें थी, ये लगता था कि वो मार्क ऑफ करती हैं। तो वो हमने पुस्तक में भी उसका जिक्र किया है, तो मैं वहीं तक रखूंगा इसको। आप जिस टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में बैठे हुए हैं, मतलब राष्ट्रपति सचिवालय में, जो राष्ट्रपति भवन है, जो कि एक समय गवर्नमेंट हाउस के तौर पे जाना जाता था, और फिर जो है सो वायसराय का ऑफिशियल रेजिडेंस था, ओब्वियसली आज़ादी के बाद से देश के राष्ट्रपति का वो आवास हो गया, आवास कम ऑफिस। उस राष्ट्रपति भवन में भी जो हम लोग कहते हैं कि जो भारतीयकरण जो है, कि मतलब भारत की जो अपनी मूल आत्मा जो है वह दिखाई दे, वो तमाम जो संस्थाएं हैं या फिर जो उससे जुड़े हुए जो भवन हैं, क्या ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है कि पिछले 8-10 वर्षों में देखने को मिला? जब हमने देखा कि जैसे कि दरबार हॉल जो कि कॉलोनियल लीगेसी थी, उसका नाम बदल गया, ऐसे ही बहुत सारे कक्षों के नाम बदल गए, हॉल्स के नाम बदल गए। लीगेसी उस तरह की थी और उसमें कई ऐसी थी जिसको रखने की जरूरत नहीं थी, तो वो धीमे धीमे चेंज हुआ है। हॉल्स या जैसे डाइनिंग रूम्स जी, या इस तरह के जो एंग्लिसाइज नाम थे, और वो उस समय जब वॉइसरॉय रहते थे उस समय रखे गए थे, तो वो तो वाकई में बदला है। और हम लोग
अभी जो उसमें चल रहा है उसमें कई जगह और भी चेंजेस वहाँ पे हो रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि चेंज ऑफ गार्ड हमारे जी। यहाँ काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पे हो गया। तो इस तरह के चेंजेस हो रहे हैं जिसमें बेसिकली क्या है कि आप चूंकि रिपोर्टर रहे हैं और मैं भी रिपोर्टर रहा हूँ, अगर आपको याद होगा तो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक बिल्कुल हम लोग जाते थे और बड़े आराम से वहां सबके ऑफिस में चले जाते थे बिल्कुल। क्योंकि आपके पास कार्ड होता जी था हाँ, पीआईबी का। जी पीआईबी का एक्रेडिटेशन कार्ड। लेकिन आप राष्ट्रपति भवन में नहीं जा नहीं जा सकते थे। सकते तो थे, बिल्कुल। राष्ट्रपति भवन एक लगता था कि जैसे एक एक फोर्ट्रेस हो जहाँ पर एक फोर्ट्रेस है जो जी, कि हम लोग से बाहर है। बिल्कुल या कोई इवेंट होता था तो जाते थे, बिल्कुल मान लीजिए एट होम हुआ या कुछ हुआ। बिल्कुल। तो बेसिकली उस भवन को डिमिस्टिफाई करना ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है और ये कोविंद जी ने शुरू किया और अभी भी जारी है। वो अभी कोविंद जी जाते थे तो वो कहते थे वहां पे कि मैं राष्ट्रपति भवन के कुछ ही रूम्स में रहता हूँ, बाकी राष्ट्रपति भवन आपका है, आप लोग जरूर आइए देखिए। तो उस इसके बाद अभी भी अगर आप देखें तो लार्ज स्केल पे लोगों को इनवाइट किया जाता है और कहा जाता है कि आप राष्ट्रपति भवन आइए। आप अपनी जो करंट भूमिका है उसमें राष्ट्रपति के साथ देश विदेश तमाम दौरों में जाते हैं, जो भारत की इंटरनेशनल स्टैंडिंग की जो हम लोग बात करते हैं कि भाई लगातार जो है वह इम्प्रूव हो रही है, लोग जो है सो पूरी दुनिया भारत को बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ देख रही है, बड़ी उम्मीदें हैं। तो देश के जब संवैधानिक प्रमुख जब जाते हैं देश के बाहर, तो आपको भी ये चीज ये मूड देखने को मिलता है जबकि ग्लोबल कम्युनिटी भारत की स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज कर रही है। ये तो बहुत साफ आपको दिखाई देता है क्योंकि देखिए इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी भारत बहुत ज़्यादा आगे है। मुझे याद है कि कई स्टेट्स में जहां हम जाते हैं तो वो लोग अक्सर स्केल और जो हमारा एनॉर्मिटी है इकोनॉमी की और वो तो उससे ओवरऑड होते हैं। तो वो है तो भारत ने गेन तो किया ही है। और जब राष्ट्रपति जाती हैं तो राष्ट्रपति ऑफ कोर्स वो रिप्रेजेंट करती हैं देश को, तो वो एक फोर्स तो रहता है और वो पिछले 10 साल में काफी बढ़ा है। और ये नोन फैक्ट है, मतलब इसमें कोई आप जाएंगे तो आपको खुद ही फील होगा। थोड़ी जर्नलिज्म की भी चर्चा कर लेते हैं, चूंकि 4 दशक से ज्यादा आपको खुद ही हो गए इस प्रोफेशन में, और आपने जब करियर की शुरुआत की थी तो एक तरह से प्रिंट ही था, प्रिंट के अलावा कुछ था नहीं, उसके अलावा आकाशवाणी वगैरह बस यही होती थी। फिर वो दौर भी आया जबकि टेलीविजन शुरू हुआ, फिर टेलीविजन ने डोमिनेंस पोजीशन ली, फिर उसके बाद से डिजिटल इमर्ज हुआ और फिर डिजिटल आज डोमिनेंट कंडीशन में है। उन तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, चाहे प्रिंट के हों, चाहे टीवी के हों, चाहे डिजिटल के हों, आपने खुद काम किया। जो डिजिटल में आखिरी 2 पारियां मेरे ख्याल से जो गवर्नेंस ना हुई, या फिर यही एडवोकेट के फर्स्ट पोस्ट से आप गए राष्ट्रपति भवन। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है खुद मीडिया के अंदर, न सिर्फ टेक्निकल तौर पर, टेक्नोलॉजी के तौर पर, बल्कि इवन कंटेंट के प्रेजेंटेशन में भी, या इवन कंटेंट मिक्स में भी, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या सरोकार बदले हैं? देखिए होता क्या था, अगर 85 में हम बताएं तो हम टाइम्स ऑफ इंडिया में अगर उस समय एक दंगों का दौर था या आतंकवाद का भी दौर था। पीलीभीत कांड आपने सुना होगा, तो पंजाब जो अपने पीक पर रहा। हाँ, तो पंजाब का स्पिल ओवर आपके तराई रीजन में था। तो हम लोग जाते थे तो एक रेमिंगटन का टाइपराइटर मेरे पास होता था। मैं रेमिंगटन का टाइपराइटर अपने गोद में रखता था और उस पे मैं टाइप करता था। जैसे कुछ हुआ तो टाइप करके वो कोशिश करता था कि टेलेक्स से भेजूं, क्योंकि उस समय फैक्स भी नहीं आया था। धीमे धीमे फैक्स आया तो फैक्स से भेजने लगे, लेकिन फैक्स में जो रिसीव होता था उसमें अक्सर गार्बल्ड होता था। बिल्कुल। तो गार्बल्ड होता था तो फिर फोन से बताया जाता था कि भाई ये मैं ये लिख रहा हूँ। अच्छा, वहां से लेके जैसे मान लीजिए कोई रॉयट्स हो गए या कोई इस तरह का इंसिडेंट हो गया जिसको हमें इमीडिएट रिपोर्ट करना है, तो आपके पास फोन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। नहीं तो अगले दिन आप आए तो पूरी स्टोरी लिखे। देखते देखते टेक्नोलॉजी ने ये तो बदल दिया कि आप रियल टाइम में देखते देखते हुआ ये, इसमें कोई बहुत टाइम नहीं लगा। 85 से 91 में फैक्स आ गया, मतलब फैक्स हम लोग यूज करने लगे, और उसके बाद 93 तक
तक आपके इंटरनेट बिल्कुल इंटरनेट का 95 दूसरा तक फॉर्म जो था, है, बिल्कुल जी। हाँ दूसरा फॉर्म था, लेकिन वो बिल्कुल टाइम्स ऑफ इंडिया जी वगैरह में लग गया जी था। जी तो हम लोग स्टोरी अपना जल्दी जल्दी भेज देते थे, पर उसके बाद स्टोरी भेजना समस्या नहीं हो गई। रियल टाइम आपने देखा होगा, टीवी जैसे आया तो टीवी में लाइव होने लगा, और लाइव में एक ओबी वैन डिप्लॉय किया जाता था, अब ओबी वैन की भी जरूरत नहीं है। तो टेक्नोलॉजी ने जर्नलिज्म को एक्सेसिबल बहुत किया है, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज कर दी है कि जो जर्नलिज्म का जो फिल्टर था ना, वो फिल्टर हटा दिया है। बिल्कुल तो अक्सर आप देखिए, जैसे आपको याद होगा कि आपके न्यूज एडिटर जो होंगे वो आपसे 4 सवाल पूछते थे, बिल्कुल या मुझे याद है कि आप अहमदाबाद में जी थे और मैं क्रॉस लखनऊ, चेक जी बिल्कुल मैं यहाँ दिल्ली में था, तो मैं पूछता था कि अच्छा इसमें बिल्कुल क्या हुआ क्या बिल्कुल नहीं। तो ये जो एक फिल्टर्स होते थे ना, और फिल्टर्स की वजह से अकाउंटेबिलिटी होती थी, और जो क्रेडिबिलिटी को भी इनहांस और करती जो थी। विश्वसनीयता भी इनहेंस करती थी, वो धीमे धीमे ऐसा खत्म हो गया है कि वो थोड़ा सा कंसर्न होता है। आज के दिन अगर आप देखें तो ये हकीकत है कि कई बड़ी स्टोरीज जो हैं वो मीडिया हाउस से नहीं आती हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया हम जो कहते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं आती हैं। तो ये एक चीज अच्छी भी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिल्टर ना होने से आप कई चीजें जो कि लाइज हो सकती हैं, जो कि सही ना हो, वो न्यूज के जॉनर में आ जाती हैं, जो कि शायद हमें लगता है कि अच्छा नहीं है, लेकिन हमारे ख्याल से टेक्नोलॉजी थोड़े दिन में उसको डील करेगी और अपने आप। मुझे लगता है जब आपने करियर शुरू किया होगा तो एट बेस्ट जो है सो कुछ गॉसिप कॉलम्स होते होंगे, लेकिन आज हम उस दौर में हैं जहाँ पर कि फेक न्यूज एक बहुत बड़ी चैलेंज है, और खासतौर पे एआई के इरा में जो है सो कई सारे एआई जनरेटेड कंटेंट जो है जो कि कंप्लीट डिस्टॉर्शन कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी का भी कैरेक्टर असैसिनेट कर सकते हैं, उसके बारे में पूरा परसेप्शन चेंज कर सकते हैं। इसको कितना ही बड़े चैलेंज के तौर पे देखते आप हैं आप? देखिए ना, अभी क्या हुआ कि अभी एआई जनरेटेड ये काफी बुक्स में आया बिल्कुल कि युवल नोआ हरारी की जी किताब में जी है, उसमें है कि एआई से आपने देखा कि कितना उसके इम्प्रेशंस ज्यादा आएंगे। तो एआई ने बर्मा में रोहिंग्याज वाला जो किया वो जी एआई ड्रिवन था। बिल्कुल तो फॉल्स रूमर्स को प्रमोट करना बॉट्स के सहारे, और उसकी वजह से सोशल अपहीवल हो जाए, बिल्कुल तो ये तो सीरियस बात है। तो इसको कहीं ना कहीं चेक करना पड़ेगा, और अगर वो चेक नहीं हुआ, और चेक होगा हमारे ख्याल से, समाज का एक अपना वो होता है, तो थोड़े दिन में चेक होगा, अगर नहीं हुआ तो मुश्किल होगा। पिछले 40 साल का जो आपका करियर रहा उसमें अगर आप फ्लैशबैक में जाएं तो कौन सा स्कूप था जो कि आज भी आपको गुदगुदा देता है, जो दिमाग में जो सो लगता है कि अरे यार ये क्या खबर हमने फोड़ी थी, या जो सो कैसे जो सो हमें मिल गई थी, अ, जो कि पहली चीज जो आपके दिमाग में आती है? अगर आप सच पूछे तो एक हमने 91 में पीलीभीत कांड था, जी जिसमें पीलीभीत में क्या हुआ कि कुछ एनकाउंटर्स हुए थे, 3 और 4 एनकाउंटर्स, जिसमें 11 लोग या 12 लोग मार दिए गए थे, और अगले दिन अखबार में आया कि 9 लोग मारे गए। तो और वो बाद में जब मैं गया पीलीभीत तो पता चला कि वो उसमें 2-3 तो इस तरह के लोग थे जिनका डाउटफुल वो था, लेकिन बाकी तीर्थयात्री थे। तो तीर्थयात्रियों को उतार के मारा गया, और ये हमें वहाँ रिपोर्ट मालूम चली, और हमने वो डीप इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें पता चला, और जब पता चला तो वो हमने लिखा था। तो वो जब लिखा था तो उस पर शोर हुआ था पार्लियामेंट में, और काफ़ी उसमें पीआईएल, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओह उस रिपोर्ट को पीआईएल मान के उसको वो किया था। तो वो एक हमारी रिपोर्ट थी जो कि हमें लगता है कि वो एक हमें अभी तक वो याद आ जाती हाँ है फिर याद आ से। जाती है कि वो एक अच्छा काम था। तो इसके अलावा हालांकि जर्नलिज्म में बिल्कुल आप डेली जानते हैं कि खबरों से डेली दो कुछ चार ना होते हैं। कुछ खबर होती ही रहती है, और मुझे याद है कि ये जो आपका
पुरलिया आर्म्स ड्रॉप, पुरलिया आर्म्स, बिल्कुल। अब पुरलिया आर्म्स ड्रॉप और भी अखबारों में छोटा छोटा जी। आया था, लेकिन पायनियर में मैं था जी। और पायनियर की लीड स्टोरी थी पुरलिया आर्म्स ड्रॉप। बाई चांस मैं कहीं ऐसी जगह बैठा था जहाँ पे पता चला कि आर्म्स ड्रॉप हुआ है, और पुरलिया आर्म्स ड्रॉप बहुत बड़ा अपनी तरह की अनूठी घटना थी। मुझे नहीं लगता कि इस देश के इतिहास में हाँ, उसके पहले हुई थी या उसके बाद हुई हाँ, कभी। हाँ। मुझे एक चीज बताइए, चूंकि जो है बहुत सारे स्कूप रहे होंगे, बहुत सारी एक्सक्लूसिव रही होंगी, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जबकि कोई मेजर गुफअप होते होते बचा, किसी ने आपको मिसब्रीफ किया, बस आप लिखने जा रहे थे और बच गए। नहीं, ये हुआ है, ये हुआ है। एक बार मैं उस समय बिजनेस स्टैंडर्ड में था जी। और उस समय अगर आपको याद होगा तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये बिल्कुल। आपके डिसइन्वेस्टमेंट बिल्कुल, हाँ, काफी उस पर जोर था। डिसइन्वेस्टमेंट पे बहुत जोर था। तो कैबिनेट की मीटिंग हुई और हम लोग, जैसा रिपोर्टर का काम होता है कि किसी किसी लोग के यहाँ जाके मंत्री जी। और उनसे बात करते हैं, तो नॉर्मली जो मंत्री होते हैं वो अगर उनको नहीं बताना होता है तो नहीं बताते हैं। हमें उसमें कोई इल्यूजन नहीं था, लेकिन कुछ एक होते हैं जो कि बोल देते हैं। तो हम मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं कहीं गया और मैंने उनसे बात किया कि ये क्या हुआ। तो उन्होंने बड़े डिटेल में बताना शुरू किया कि मीटिंग में ये हुआ, ऐसे हुआ। अच्छा, मैं बड़े उससे नोट्स ले रहा था। अच्छा, नोट्स लेने के बाद हमें अचानक लगा कि मीटिंग में इतना तो नहीं हो सकता है, कैबिनेट मीटिंग में ऐसे थोड़ी होता है। तो हमने कहा सर एक बात बताइए कि ये कैबिनेट मीटिंग में हुआ। तो उन्होंने कहा अरे बेकार की बात करते हो, ये मैंने सोचा ना। तो मैं घबरा के मैंने जल्दी से पेन बंद किया और तो वो एक घटना हमें बहुत हंसी भी आती थी और ये लगता था कि अगर मैं कहीं आके और लिख देता तो मालूम हुआ कि वो तो बहुत ही अनर्थ हो जाता, क्योंकि अगले दिन कुछ हुआ ही नहीं। तो इस तरह की घटनाएं होती थी, एक आध हुई है। आपकी पोस्टर हमेशा बहुत शांत, बहुत धीर गंभीर रही है, बड़े स्माइलिंग फेस आपके हमेशा रहे। कभी लेकिन आपने वो फेस किया है जब किसी नेता का किसी बात पर बिल्कुल टेम्पर लूज करना और आप उसके विटनेस बने हो? हाँ, ये हुआ है एक बार। काशीराम जी थे जी। तो काशीराम जी क्या हुआ कि यूपी में बीएसपी एसपी बीएसपी सरकार थी और बिल्कुल। मैं टेलीग्राफ में था। ओके। टेलीग्राफ अखबार तो जी, 2 दिन बाद आता बिल्कुल। था। तो लखनऊ में गेस्ट हाउस में, मीराबाई मार्ग पे गेस्ट हाउस था। तो काशीराम जी से मैं मिलने गया, तो उनसे मैं बात कर रहा था तो उन्होंने बताया, और जो कि बड़ा रीजनेबल था। उन्होंने कहा कि देखिए मैं शेड्यूल कास्ट का लीडर हूँ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अंबेडकर एंड मी इन द सेंस दैट अंबेडकर जो थे वो महार्स के नेता थे उस समय, लेकिन मैं शेड्यूल कास्ट का लीडर हूं और शेड्यूल कास्ट इस समय कंसोलिडेट हो चुका है, कॉन्शियसनेस। अब वो हुआ क्या कि हमने उसमें लिख दिया कि काशीराम डिफरेंशिएट्स हिमसेल्फ विद अंबेडकर। अंबेडकर, ओके। तो वो शायद हेडलाइन कुछ उस तरह की थी। हालांकि वो जो कह रहे थे वो बड़ा लॉजिकल था कि हम कॉन्शियसनेस को हमने वो किया है, और जो कि सही भी था। यूपी में उस समय बीएसपी और एसपी आई थी। तो तब तक काशीराम जी ने किसी को भेजा और हम नेक्स्ट डे और कहे कि वो उनको जरा बोलिए आए। तो मैं चला गया, हमें लगा कि शायद कोई बात करनी होगी। तो हमसे बहुत जोर से नाराज हो गए, कहते हैं कि आपने ये क्या लिख दिया। हमने कहा सर आप ही ने कहा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ये थोड़ी कहा था, कंपैरिजन थोड़ी कर रहा था। मैंने कहा नहीं, आप कंपैरिजन ऑफ कोर्स नहीं, मतलब अम्बेडकर जी बहुत बड़े हैं, तो कंपैरेटिव टर्म्स में नहीं, हमने पॉलिटिकल टर्म्स में ही लिखना चाहा। तो वो बहुत जोर से नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, आपने
ये जानबूझ, हमने कहा नहीं सर, जानबूझ के हम क्यों लिखेंगे, आप आपके लिए कोई मतलब जानबूझ के हमसे ये भूल नहीं होगी, लेकिन अगर आपको लगा है तो हो सकता है कि जी। हमसे ये भूल हो गई हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप कास्ट बताइए अपनी। तो वो इतने नाराज हो गए थे, तो हम हंसने लगे। हमने कहा सर छोड़ दीजिए, कास्ट का क्यों पूछ अरे रहे वाह! तो उन्होंने कहा नहीं वो मतलब फिर उन्होंने कुछ और कहा जो कि वो नाराज होके बोल जी। रहे थे। तो खैर मैं उनसे बहुत ही आदर से बात करके और मैं निकल आया, क्योंकि वो बहुत बड़े नेता थे। बिल्कुल। और काशीराम जी से हम लोग जाके सीखते थे, वो अपना बोलते थे अक्सर कई चीज़ें जो, अच्छा राजनीति में बड़ा साफगोई था उनका, बिल्कुल। बहुत साफ साफ बोलते थे। तो हम जानते थे कि वो बहुत बड़े नेता हैं, तो इसलिए हम, लेकिन हाँ वो एक फेस किया था हमने। तो लेकिन वो ठीक है, वो उतना होता है। तो जर्नलिज्म में ये सब हमारे ख्याल से उसके ये फायदे भी हैं कि आपको ये समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, आपने कहीं ऐसे नर्व पे टच किया है जो कि नहीं करना चाहिए। ये जो इनहेरेंट टेंशन जो होते हैं बड़ी पर्सनालिटीज के बीच, जैसे कि आपने काशीराम जी की चर्चा की, तो मायावती और मुलायम के बीच में जो था, या फिर जो है वीपी सिंह और चंद्रशेखर के बीच में था, या जो है आडवाणी जी और वाजपेयी जी के बीच में था, जो जिसकी चर्चा बहुत हुई उस जमाने में। ऐसे समय में जो है एक जर्नलिस्ट के तौर पर बैलेंस बना के चलना, या दोनों तरफ से जो है आपको काम की चीजें मिल जाएं, आपके संबंध इधर के चक्कर में उधर न बिगड़े, कितना बड़ा चैलेंज ये रहता था। ये लोग इतने बड़े होते थे ना, जैसे देखिए मुलायम सिंह और मायावती जी, ये दोनों कभी साथ नहीं रहे, तो इसलिए वहां निगोशिएट करने की जरूरत नहीं होती थी। काशीराम जी और ये रहे, जी। तो क्योंकि मायावती जी हमेशा अलग रहती थी। बिल्कुल। पर बाकी जो आपने नाम लिए हैं, ये लोग इतने बड़े होते थे कि इनमें निगोशिएट करने की, अनलेस कि आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, एज ए रिपोर्टर आप अपना ईमानदारी से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आप पॉलिटिक्स के पार्ट नहीं हैं, तो इनमें कोई भी ऐसा नहीं था जो कि आपको एक्सेस बार कर देगा या बात नहीं करेगा। तो चंद्रशेखर जी, वीपी सिंह, दोनों बहुत बड़े लोग थे। तो अगर आप उनसे बात करिए तो वो अपनी बात करेंगे, वो ये बात नहीं करेंगे। और रही बात आडवाणी जी और वाजपेयी जी की, तो उन दोनों का जो संबंध था वो तो अपने आप में अद्भुत था। मतलब हमें नहीं लगता है कि वो संबंध कहीं रेप्लिकेट हुआ है राजनीति में। शायद पटेल और नेहरू में, लेकिन नेहरू पटेल उसमें काफी एज में ज्यादा थे, बिल्कुल एडवांस स्टेज। इसमें आडवाणी जी छोटे थे एज में। तो पर उसमें जैसे एज ए रिपोर्टर हमें कभी ये नहीं रहा कि हमें कोई बैलेंस करना है। आपको जहां भी न्यूज मिल रही है वहां से आप ले लीजिए, और हम मतलब कहीं पे भी आपको ये दिक्कत नहीं होती थी कि कोई उनके टेंशन्स अगर कोई है जो कि हमें दिखाई नहीं देते थे, मतलब एटलीस्ट हमें तो नहीं समझ में आते थे, लेकिन अगर वो टेंशन्स होंगे भी तो वो डिफरेंट टाइप के, जैसे उसी तरह का है कि कोई इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, लेकिन बाकी तो अद्भुत वो संबंध थे। वो मतलब हमने तो वो काफी दिन देखा है। आपने जो अद्भुत संबंध की बात की, तो मुझे याद है कि कभी वो किस्सा शायद मैंने आपसे ही सुना था कि जब आडवाणी जी ने प्रपोज किया था वाजपेयी जी का नाम बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर, वो उसके पीछे की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। जब हर कोई मान के चल रहा था कि आडवाणी जी खुद ही संगठन को चला रहे हैं, इतनी मजबूत कंडीशन में है, पूरे संगठन को उन्होंने खड़ा किया है, तो शायद वही जो है, लेकिन उन्होंने खुद वाजपेयी जी को आगे बढ़कर प्रपोज किया। ये प्रपोज तो अगर आपको याद होगा शायद बॉम्बे एग्जीक्यूटिव जी या किसी में बिल्कुल। आडवाणी जी ने प्रपोज किया, और आडवाणी जी ये बताते थे कि अचानक उन्होंने किया था। ये उनके दिमाग में आया कि वाजपेयी जी के अलावा तो कोई दूसरा नेता ही नहीं है जिसको होना चाहिए, और वो उनको, उनके लिए सूट भी करेगा। तो उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में प्रपोज किया। ये जरूर था कि उस समय पार्टी को भी नहीं मालूम था और संघ को भी नहीं मालूम था, ऐसा आडवाणी जी बताते थे कि उस समय के टाइम में ये था। तो उनके ऊपर एक यूनिलैटरलिज्म का आरोप लगता था
कि आपने ये डिसीजन अपने आप कर लिया। लेकिन वो बाद में तो वो सबको एक्सेप्टेड हो गया था। ये बात है 95 वगैरह की। जी और फिर 96 में तो आपको याद होगा 13 दिन की बिल्कुल। सरकार बनी थी, और वो पहली सरकार थी जो कि कांग्रेस से अलग बनी थी। बिल्कुल, जो जिसका डीएनए बिल्कुल अलग था, नॉन कांग्रेसी डीएनए था। नॉन कांग्रेस डीएनए था, और वो सिर्फ एक सिंबल के लिए बनाई गई थी, बिल्कुल। जबकि सब लोग जानते थे कि सरकार चलेगी नहीं। और 98 में फिर बनी, तो 98 में तो सीमेंट हो गया था कि वाजपेयी जी है। तो वो हम लोग उसमें रिपोर्ट करते थे, तो अक्सर बात भी करते थे, और अक्सर वो फेज बड़ा इंटरेस्टिंग होता था। पुरानी बातें हैं। आपकी यादों के पिटारे में ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी, और हम तो चाहेंगे कि जो है वो भी एक किताब की शक्ल में आए, क्योंकि नॉर्मली पत्रकारों के साथ होता है कि बहुत सारी घटनाओं के गवाह होते हैं, लेकिन उसको बहुत एक स्ट्रक्चर ढंग से डॉक्यूमेंट नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी रिपोर्टाज का हिस्सा बन के रह जाती हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप ऐसा कुछ जल्दी ही करें, और मुझे लगता है कि जो लोग भी जर्नलिज्म को प्रैक्टिस करते हो उनके लिए एक ट्रेजर ट्रोव जैसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद जो है, बहुत बहुत इतनी धन्यवाद शॉर्ट नोटिस आपको। पर आपने जो हाँ, है आपने बात कई की, चीजें समय निकाला। हमसे पूछी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।